हे ट्रेडर्स, इस वीडियो को मैंने बनाया है बिगिनर्स को ध्यान में रखकर, ताकि ऑर्डर ब्लॉक्स को समझना सबके लिए आसान हो सके। हम बेसिक्स से लेकर एडवांस टेक्निक्स तक सब कुछ कवर करेंगे। चाहे आप बिगिनर हो या एडवांस ट्रेडर, पूरी वीडियो ध्यान से देखना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ सको। मैं आपको 3 हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी दिखाऊंगा जो ऑर्डर ब्लॉक्स पर बेस्ड हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स करने की एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होगी। कुल मिलाकर ये वीडियो ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रेडिंग पर एक कंप्लीट मास्टर क्लास की तरह काम करने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इसे समझते हैं। ऑर्डर ब्लॉक एक की एरिया होता है चार्ट पर, जहां सिग्निफिकेंट कैपिटल मार्केट में एंटर हुआ होता है, आमतौर पर बड़े बैंक या बड़े संस्थान द्वारा, जिन्हें स्मार्ट मनी भी कहा जाता है। क्योंकि ये सब्सटैंशियल कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, इनके एक्शंस चार्ट पर नोटिसेबल प्राइस मूवमेंट्स लाते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक एरिया से तेजी से प्राइस मूव होता दिखे, जैसे कि यहां, तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि स्मार्ट मनी ने पोजीशन ली है। प्राइस को इतनी तेजी से ऊपर ले जाने के लिए लार्ज बाय ऑर्डर्स की जरूरत होती है। जिस इनिशियल एरिया से ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं उसे ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। ऑर्डर ब्लॉक्स 2 तरह के होते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स जो लार्ज बाय ऑर्डर्स के कारण बनते हैं, और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स जो लार्ज सेल ऑर्डर्स के कारण बनते हैं। इस वीडियो में मैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को इस कलर में और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को इस कलर में दिखाऊंगा, लेकिन आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। एक बार जब ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई हो जाता है तो ये पोटेंशियल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, क्योंकि प्राइस आमतौर पर रिटेस्ट करके उस एरिया से बाउंस करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक पर यहां बाई किया होता तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसा है। हालांकि ऑर्डर ब्लॉक्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की लेवल्स माने जाते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं होते, क्योंकि इनमें मेजर डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला अंतर, ऑर्डर ब्लॉक्स सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट पर बेस्ड होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर प्राइस किसी एरिया से तेजी से मूव करता है तो वहां ऑर्डर ब्लॉक बनाया जा सकता है। इसके ऑपोजिट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बनाने के लिए पहले मल्टीपल रिजेक्शंस होने चाहिए। जैसे कि अगर प्राइस ने पहले यहां रिजेक्शन दिखाया और फिर दूसरा रिजेक्शन यहां हुआ, तो हम इसे सपोर्ट लेवल मान सकते हैं। दूसरा अंतर, ऑर्डर ब्लॉक्स को चार्ट पर आमतौर पर थिक जोन्स या एरियाज की फॉर्म में ड्रॉ किया जाता है, जबकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को लाइंस की तरह दिखाया जाता है। अगर उन्हें जोन्स के रूप में भी दिखाया जाए तो वे थिन जोन्स होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स जितने थिक नहीं होते। तीसरा अंतर, ऑर्डर ब्लॉक्स आमतौर पर वन टाइम यूज होते हैं, यानी अगर वो एक बार रिट्रेस हो जाएं तो उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसके ऑपोजिट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को मल्टीपल टाइम्स रिटेस्ट किया जा सकता है। हालांकि ऑर्डर ब्लॉक्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं, लेकिन इन्हें एक साथ भी यूज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता है और प्राइस उसी समय रेजिस्टेंस लेवल पर भी होता है तो इसे कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। इस तरह का सेटअप मिलना आइडियल होता है, क्योंकि प्राइस के पास कॉन्फ्लुएंस एरिया पर रिएक्ट करने के हायर चांस होते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक्स का यूज करके ट्रेड करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि उन्हें सही तरीके से आइडेंटिफाई कैसे करें। याद है, हमारे पहले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि अगर प्राइस किसी पॉइंट से सिग्निफिकेंटली मूव करता है तो हम वहां ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है। सिग्निफिकेंट प्राइस मूव होने का मतलब ये नहीं है कि वहां ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि कोई ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या नहीं। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं समझे तो स्ट्रैटेजी को सही से ट्रेड नहीं कर पाओगे। रूल नंबर 1, किसी प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक के रूप में क्लासिफाई करने के लिए उसके बाद कुछ गैप क्रिएट होना चाहिए। इस गैप को लोग इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस कहते हैं। तो जब भी ये टर्म सुनो तो इसका सीधा मतलब होता है गैप। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको यह बेहतर समझ आए। यहां हमारे पास 2 सिमिलर प्राइस मूवमेंट्स हैं, दोनों ही सिग्निफिकेंटली ऊपर गए हैं, लेकिन एक की डिफरेंस को नोटिस करो। लेफ्ट साइड वाले मूवमेंट में पहली कैंडल की अपर विक और तीसरी कैंडल की लोअर विक के बीच एक गैप है, जबकि राइट साइड वाले में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां विक्स पूरी बॉडी से इंटरसेक्ट हो रही है। यही गैप इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस कहलाता है। इसीलिए भले ही दोनों सेटअप्स में अपवर्ड मूवमेंट है, लेकिन सिर्फ लेफ्ट वाला ही एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा, क्योंकि वहां इनएफिशिएंसी मौजूद है। ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने के लिए इनएफिशिएंसी से ठीक पहले वाली फर्स्ट कैंडल लो और उसके फुल बॉडी को कवर करते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, टॉप विक से बॉटम विक तक। रूल नंबर 2, ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक्स आमतौर पर वन टाइम यूज होते हैं। अगर प्राइस किसी ऑर्डर ब्लॉक को टच कर लेता है तो वह वैलिड नहीं रहता, मतलब
अब उसे टेस्ट या रिट्रेस नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, मान लो कि आपने प्राइस में एक गैप या इनएफिशिएंसी स्पॉट किया और वहां ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर दिया। अगर प्राइस या सिर्फ विक भी उस ऑर्डर ब्लॉक को टच कर लेती है तो वह अब वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि वह अब टेस्ट हो चुका है। हालांकि टेस्ट हुए ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा यूज करने की स्ट्रैटेजीज होती हैं, लेकिन इसे मैं बाद में वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल बस इतना याद रखो कि ऑर्डर ब्लॉक जनरली वन टाइम यूज होता है। रूल नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि एक ऑर्डर ब्लॉक के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। अगर आपको ये टर्म्स पहले से पता है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे तक स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप नए हो तो इसका जल्दी से एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। हम जानते हैं कि मार्केट में ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड्स और डाउन ट्रेंड्स। चलो अप ट्रेंड को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। अप ट्रेंड में मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाता, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मूव करता है, जहां हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। इन्हें हायर हाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर नया हाई पिछले हाई से ऊंचा होता है, और हायर लोज इसलिए क्योंकि हर नया लो भी पिछले लो से ऊंचा होता है। दूसरी तरफ डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। लोअर हाइज इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हर नया हाई पिछले हाई से नीचा होता है, और लोअर लोज इसलिए क्योंकि हर नया लो भी पिछले लो से नीचे होता है। अब अप ट्रेंड स्ट्रक्चर में जब प्राइस पिछले हाइज को तोड़कर हायर हाइज बनाता है तो इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। लेकिन मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में नहीं रहता, किसी पॉइंट पर ट्रेंड बदलता है। ये शिफ्ट तब होती है जब प्रीवियस लोज ब्रेक होते हैं, जिससे लोअर लोज बनते हैं। याद रखो, ब्रेक से पहले हमारे पास हायर लोज होते हैं, लेकिन जब प्राइस उन्हें तोड़ता है तो ये लोअर लोज बन जाते हैं। अप ट्रेंड में प्रीवियस लोज का ब्रेक होना चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मार्केट के कैरेक्टर को बदल देता है, अप ट्रेंड स्ट्रक्चर से डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में, और यह साइकिल बार बार रिपीट होती जाती है। डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। जब प्रीवियस लोज ब्रेक होते हैं तो इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर फ्यूचर में प्राइस प्रीवियस हाइज को तोड़कर हायर हाइज बनाता है और वह अभी भी डाउन ट्रेंड में है तो इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, क्योंकि अब प्राइस का स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक क्विक ओवरव्यू था। अब इसका ऑर्डर ब्लॉक से क्या कनेक्शन है? ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड होने के लिए उसके बाद या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस सिग्निफिकेंटली ऊपर गया और साथ ही एक गैप या इनएफिशिएंसी भी बना। तो यहां एक पॉसिबल ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुरंत ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमें यह देखना होगा कि मार्केट बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाता है या नहीं। यहीं पर ध्यान दो, प्राइस ने अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, क्योंकि उसने ये प्रीवियस हाइज ब्रेक नहीं किए हैं। तो हमें वेट करना होगा कि प्राइस आगे कैसे डेवलप होता है। अब जब प्राइस इस हाई को ब्रेक करता है, जिससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, तब हम इनएफिशिएंसी से ठीक पहले वाली फर्स्ट कैंडल पर अपना ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से हम देखते हैं कि प्राइस सिग्निफिकेंटली ऊपर गया, उसके साथ इनएफिशिएंसी बनी, और उसके बाद हायर हाइज बनाते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बना। तो ये एक और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनाता है जिसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस चार्ट में प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, और यहां पर इनएफिशिएंसी की वजह से एक पॉसिबल ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन क्योंकि प्राइस ने अभी तक हायर हाइज नहीं बनाए हैं, हम इसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान सकते। कुछ समय बाद प्राइस नीचे मूव करता है और एक और पॉसिबल ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, लेकिन इस बार यह बेरिश है। इसका कारण यह है कि यहां सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है और इस बेरिश कैंडल पर इनएफिशिएंसी बनी है। इसके बाद प्राइस स्ट्रक्चर के प्रीवियस लोज को ब्रेक करता है, जिससे लोअर लोज बनते हैं। क्योंकि अप ट्रेंड के दौरान लोअर लोज बने हैं, इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा, और अब मार्केट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। तो अब हम लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक पर फोकस करेंगे, जो कि करंट ट्रेंड के साथ अलाइन करता है, यानी यह बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। पहले वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है क्योंकि प्राइस ने वहां हायर हाइज नहीं बनाए, लेकिन यह बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है क्योंकि इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया है। अब यहां एक और सिग्निफिकेंट अपवर्ड मूवमेंट हुआ है और साथ ही इनएफिशिएंसी बनी है, जिससे एक पॉसिबल ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि प्राइस ने अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनाया, यह ऑर्डर ब्लॉक अभी वैलिड नहीं है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि प्राइस पहले नीचे जाता है और फिर वापस ऊपर आता है, जिससे एक और इनएफिशिएंसी बनती है और एक और पॉसिबल ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेट होता है। इस बार प्राइस हायर हाइज बनाता है, लेकिन यह एक छोटे स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, इसलिए यह छोटे स्ट्रक्चर के अंदर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम यह भी देख सकते हैं कि प्राइस ने पहले के बड़े स्ट्रक्चर के अंदर भी हायर हाइज बनाए हैं। इसका मतलब यह है
कि जो पहले पॉसिबल ऑर्डर ब्लॉक था अब वह वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, क्योंकि प्राइस ने बड़े स्ट्रक्चर के अंदर हायर हाइज बनाए हैं। तो जब ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करते हैं तो ये इस पर डिपेंड करता है कि ऑर्डर ब्लॉक किस स्ट्रक्चर के अंदर बना है। रिकैप करें तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की 3 जरूरी कंडीशंस होती हैं। पहली, उसमें गैप, इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस बनना चाहिए। दूसरी, वह अनटेस्टेड या अनमिटिगेटेड रहना चाहिए। तीसरी, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक्स को पहचानना एक बेहतरीन स्किल है, लेकिन असली मजा तब आता है जब इन्हें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यूज करते हैं। अब मैं 3 पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजीज रिवील करने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशन। इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना होता है। इस एग्जाम्पल में हम बिटकॉइन यूएसडी 4 घंटे के चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एक नज़र डालें तो हमें 2 सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट्स दिखती हैं। पहली यहाँ अपवर्ड मूवमेंट और दूसरी यहाँ डाउनवर्ड मूवमेंट। दोनों ही मूवमेंट्स में इनएफिशिएंसीज हैं, जिससे हमें 2 पॉसिबल ऑर्डर ब्लॉक्स दिखते हैं, एक बुलिश और एक बेरिश। लेकिन हमें यह चेक करना होगा कि ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स वैलिड हैं या नहीं। इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस इनएफिशिएंसी के साथ ऊपर गया, लेकिन कोई क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। साथ ही प्राइस ने इसे रिटेस्ट भी कर लिया, जिससे यह अनमिटिगेटेड नहीं रहा। अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को देखें तो प्राइस ने लोअर लोज बनाए, जिससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना और यह अभी भी अनमिटिगेटेड है। तो एनालिसिस के आधार पर सिर्फ यह बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। अब सही ऑर्डर ब्लॉक पहचान लेने के बाद अगला स्टेप है वेट करना कि प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक तक वापस रिट्रेस करे। जैसे ही प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, हम स्ट्रैटेजी के अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, जो है कंफर्मेशन। हमें कंफर्म करना होगा कि प्राइस वाकई में ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होगा या नहीं। इसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट चार्ट पर स्विच करेंगे। 15 मिनट के चार्ट में हम बेरिश मोमेंटम के किसी भी इंडिकेशन को ढूंढेंगे जिससे कंफर्म हो सके कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हो सकता है। आप किसी भी कॉन्फर्मेशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे MACD इंडिकेटर, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न या मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज। मेरा फेवरेट कंफर्मेशन टूल है बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये सिंपल और इफेक्टिव है और अर्ली सिग्नल्स देता है। बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब एक छोटी बुलिश कैंडल के तुरंत बाद एक बड़ी बेरिश कैंडल बनती है, जो पहली कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ कर लेती है। ये एक बुलिश से बेरिश रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। जैसे ही ये पैटर्न दिखे, आप सेल पोजीशन ओपन कर सकते हैं। फिर अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखें और टेक प्रॉफिट को स्टॉप लॉस के 2 गुना पर सेट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी सॉलिड प्रॉफिट्स दे सकती है। यहाँ एक चीट शीट है जो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर ट्रेडिंग में मदद करेगी। अगर आपका हाई टाइम फ्रेम वीकली है तो लो टाइम फ्रेम 4 आवर यूज करें। अगर आपका हाई टाइम फ्रेम डेली है तो लो टाइम फ्रेम 1 आवर यूज करें। अगर आपका हाई टाइम फ्रेम 4 आवर है तो लो टाइम फ्रेम 15 मिनट यूज करें। अगर आपका हाई टाइम फ्रेम 1 आवर है तो लो टाइम फ्रेम 5 मिनट यूज करें। बस स्ट्रैटेजी नंबर 1 के लिए इतना ही। स्ट्रैटेजी नंबर 2, इंड्यूसमेंट ट्रैप्स। इंड्यूसमेंट ट्रैप एक ऐसा सेटअप है जिसमें एक माइनर की लेवल मेजर ऑर्डर ब्लॉक के पास फॉर्म होता है। मान लो कि नीचे एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और उसके ऊपर मल्टीपल रिजेक्शंस के कारण एक माइनर की लेवल फॉर्म हो रहा है। इस माइनर की लेवल को इंड्यूसमेंट कहा जाता है। इस स्ट्रैटेजी को इंड्यूसमेंट ट्रैप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर केसेस में प्राइस पहले इस माइनर की लेवल को ब्रेक करता है और फिर मेजर ऑर्डर ब्लॉक तक रिट्रेस करता है, उसके बाद वापस रिवर्स होता है। जो ट्रेडर्स इस की लेवल पर बाय करते हैं, ये सोचकर कि प्राइस यहां से बाउंस करेगा, वे अक्सर स्टॉप आउट हो जाते हैं। अगर तुम्हें ऐसा सेटअप दिखे जहां माइनर की लेवल मेजर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बना हो, तो तुम मेजर ऑर्डर ब्लॉक के बीच में एक बाय ऑर्डर शेड्यूल कर सकते हो। इस तरह तुम्हारा बाय ऑर्डर तभी ट्रिगर होगा जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा, जिससे हाई रिवॉर्ड ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं पहुंचता तो कोई पोजीशन ओपन नहीं होगी, जिससे कोई रिस्क नहीं रहेगा। ये पैटर्न जितना रैंडम लगता है उतना है नहीं, बल्कि यह मार्केट में काफी कॉमन है और इसके पीछे एक स्ट्रांग लॉजिक है। पहले यह समझते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट में एक आइडियल प्राइस पर एंटर करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कैपिटल बहुत बड़ी होती है, जिससे प्राइस अचानक बड़ा मूव मिल सकता है। रिटेल ट्रेडर्स की तरह वे आसानी से पोजीशंस नहीं ले सकते, क्योंकि उनके बड़े ऑर्डर्स प्राइस को ऊपर पुश कर सकते हैं, जिससे उनका एवरेज एंट्री प्राइस ज्यादा हो जाएगा। इसलिए लोअर प्राइस पर एंटर करने के लिए वे इंड्यूसमेंट लेवल्स का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में एंटर करने और ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद वे प्राइस को दोबारा ऑर्डर ब्लॉक की तरफ पुश करते हैं, ताकि उन ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा सके जो इंड्यूसमेंट लेवल पर बाय कर रहे थे, यह सोचकर
कि प्राइस वहीं से बाउंस करेगा। ये इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि ट्रेडर्स आमतौर पर की लेवल्स के नीचे स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, और जब प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो ये स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं, जिससे और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बनता है। इससे स्मार्ट मनी जो पहले ऑर्डर ब्लॉक में एंटर कर चुका था दोबारा उसी प्राइस पर एंटर कर सकता है, जिससे प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है। यही इस पैटर्न के काम करने का बेसिक लॉजिक है। अब एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। इस चार्ट में प्राइस एक सिग्निफिकेंट अपवर्ड मूव करता है, जिसमें इनएफिशिएंसी होती है, और फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जिससे यह ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाता है। इस अपवर्ड मूव के बाद हमने एक इंड्यूसमेंट जोन आइडेंटिफाई किया, क्योंकि प्राइस ने सपोर्ट लेवल पर मल्टीपल बार रिजेक्शन दिखाया। अब क्योंकि यहाँ एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक नीचे है और एक माइनर सपोर्ट लेवल इसके पास बना हुआ है, तो यह एक पोटेंशियल इंड्यूसमेंट ट्रैप हो सकता है। इसका मतलब प्राइस पहले माइनर सपोर्ट लेवल को तोड़ सकता है और फिर ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट कर सकता है। इसलिए हम ऑर्डर ब्लॉक के बीच में एक लिमिट बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं और वेट करते हैं। जैसा कि देखा जा सकता है, प्राइस नीचे गया, इंड्यूसमेंट लेवल को तोड़ा और हमारे बाय ऑर्डर को ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रिगर कर दिया। ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद हम स्टॉप लॉस को ऑर्डर ब्लॉक के ठीक नीचे रखते हैं और टेक प्रॉफिट को स्टॉप लॉस के 2 से 3 गुना साइज पर सेट करते हैं। तुम चाहो तो इंड्यूसमेंट जोन को भी अपना टेक प्रॉफिट टारगेट बना सकते हो, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। स्ट्रैटेजी नंबर 3, ब्रेकर ब्लॉक्स। वीडियो के बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक्स आमतौर पर सिर्फ एक बार यूज किए जाते हैं, लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जिससे उन ऑर्डर ब्लॉक्स का फायदा उठाया जा सकता है जो ब्रेक हो चुके हैं। इसी स्ट्रैटेजी को ब्रेकर ब्लॉक्स कहा जाता है। ब्रेकर ब्लॉक असल में एक पहले वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है जो ब्रेक हो चुका होता है। जब एक ऑर्डर ब्लॉक टूट जाता है तो प्राइस दोबारा उस लेवल तक रिट्रेस कर सकता है, और ये एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट कर सकता है जहां प्राइस रिजेक्ट हो सकता है। ये हमें ब्रेकर ब्लॉक पर शॉर्ट करने का मौका देता है। ध्यान रखना कि ब्रेकर ब्लॉक्स आमतौर पर एक बार ही काम करते हैं। एक बार जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक और रिटेस्ट कर लेता है तो इसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। अब इस चार्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें दिख रहा है कि प्राइस ने एक सिग्निफिकेंट अपवर्ड मूव किया जिसमें इनएफिशिएंसी भी थी। साथ ही प्राइस ने यहां हायर हाइज बनाए, इसलिए हम इस कैंडल पर एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन फिर प्राइस नीचे आकर ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देता है। इस मूव के कारण मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, क्योंकि प्राइस ने पिछले लोस को ब्रेक कर दिया, जो यह दिखाता है कि ट्रेंड बुलिश से बेरिश में शिफ्ट हो गया है। अब जब प्राइस दोबारा प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक की ओर रिट्रेस कर रहा है तो ये एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। ये एक प्राइम एरिया है जहां शॉर्ट पोजीशन ओपन की जा सकती है। इसके बाद स्टॉप लॉस को ब्रेकर ब्लॉक के थोड़ा ऊपर प्लेस करो और टेक प्रॉफिट को स्टॉप लॉस के साइज से 2 गुना पर सेट करो। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिजेक्ट किया, टारगेट को हिट किया और हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिला। तो ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे तुम ऑर्डर ब्लॉक्स को ढूंढकर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो और तुम्हारे पास ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले कोई दूसरी स्ट्रैटेजी ट्राई करो। इस वीडियो में मैंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की है जिसे कोई भी बिगिनर यूज करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।